हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जिसको करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे तो आप एग्जाम में 100% अच्छा करके आएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, 80% क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके इजी होते हैं। ठीक है, 80% क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इजी लेवल के आते हैं। और 20% क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से टफ लेवल के आते हैं। अब 80% इजी वाला तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, लेकिन अगर ये 20% आपका जो टफ, थोड़े से टफ होते हैं, अगर आप इनको करना सीख जाएंगे तो आप अपने पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो आइए हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं, उनको इनका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए अब अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के स्पेस का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। मतलब फ्रेंड, जो आपके राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, वो भाषा को बच्चे के किस चीज का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है व्यवसाय का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। दूसरा कह रहा है भाषा का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तीसरा कह रहा है अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। अस्मिता का मतलब फ्रेंड्स होता है पहचान हो गया, या फिर आपका कह सकते हैं अहंकार हो गया है। ठीक है, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान या अहंकार। ठीक है, तो अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। और चौथा कह रहा है व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो देखिए फ्रेंड, जो अब यहाँ पर एक एक शब्दों को आप रख कर यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द सही फिट बैठ रहा है। ठीक है, देखिए, बच्चे के व्यवसाय का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो फ्रेंड देखिए, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे का व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवसाय जैसा कोई चीज ही नहीं है। ठीक, तो ये बात आपका गलत है। अब देखिए, बच्चे के भाषा का, भाषा को बच्चे की भाषा का सबसे समृद्ध संसाधन मानते हैं। तो बताइए, कोई चीज उसी चीज का कैसे समृद्ध संसाधन हो सकता है क्या? तो ये भी बात आपका गलत हो गया, भाषा का नहीं होगा। अस्मिता, तो फ्रेंड देखिए, अस्मिता ऐसा कुछ भी नहीं है कि अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। अस्मिता भी नहीं है। ये किसका संसाधन मानती है? ये संसाधन मानती है व्यक्तित्व का। ठीक है, क्योंकि अगर आप सामान्य रूप से भी समझिए तो भाषा जो होता है वो सीधे सीधे व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी के व्यक्तित्व का अगर पहचान भी करते हैं तो कैसे करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद कह देते हैं अरे उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी बुरी है। किस आधार पर? उसकी भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये क्या करती है, एनसीएफ किसको समृद्ध संसाधन मानता है? व्यक्तित्व को सबसे समृद्ध संसाधन मानता है। ठीक है, क्या करता है एनसीएफ जो है, वो भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानता है। अब देखिए, आपसे सीधे सीधे एनसीएफ से क्या क्या क्वेश्चन आता है यहाँ समझिए। एनसीएफ सीधे सीधे आपसे पूछता है बहुभाषिकता। क्या? बहुभाषिकता। ठीक है, बहुभाषिकता। ठीक, बहुभाषिकता ये भी क्या है फ्रेंड्स, इसको भी एनसीएफ किसके रूप में मानता है? संसाधन के रूप में मानता है। ठीक है, आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब एक कक्षा में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, वही बहुभाषिकता कहलाती है। तो बहुभाषिकता को भी एनसीएफ किस रूप में मानता है? संसाधन के रूप में मानता है। और बहुभाषिकता का हमें एक टीचर के रूप में हमेशा सम्मान करना है, यह हमारे लिए एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब फ्रेंड्स, नाटक हो गया या फिर एकांकी हो गया, तो इसके पढ़ने या पढ़ाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाटक और एकांकी ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। ठीक है, नाटक आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन एकांकी को बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको लेकर के बहुत से लोग इस शब्द को लेकर के नहीं समझ पा रहे होंगे कि एकांकी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नाटक है इसी का ही लघु रूप होता है एकांकी। जैसे नाटक क्या होता है, नाटक लंबे समय का होता है, देर तक चलता है। लेकिन एकांकी क्या होता है, एकांकी जैसे इसके नाम में ही देखिए, एकांकी मतलब एक अंकों की अंकी। मतलब क्या होता है, एक अंकों का होता है। अंकों का मतलब यहाँ हमारा अंकों से तात्पर्य
वह संख्या से या किसी अंक से नहीं है, अंक अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एकांकी क्या है, एकांकी एक अंकों का नाटक होता है, ठीक। ये भी नाटक का ही रूप है लेकिन लघु रूप है, इसमें कम समय लगता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही तरह की चीजें होती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए कह रहा है मौन पठन, बी कह रहा है संवाद अदायगी। संवाद अदायगी का मतलब जो भी जैसे जिस पात्र का रोल दिया हुआ है उसी के टोन में बोलना, ठीक है, उसी के टोन में बोल करके संवाद अदायगी करना। उच्चारण शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व। नाटक के शास्त्रीय तत्व का मतलब है फ्रेंड्स जो भी डायलॉग होता है नाटक में, अभी जो भी पात्र के नाम होते हैं वो सब नाटक के शास्त्रीय तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाटक जो होता है ये बोल करके किया जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, नाटक का मंचन होता है। तो इसमें हम मौन पठन से क्या ही कर पाएंगे, ठीक। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। मौन पठन किस लिए होता है, तीव्र गति से पढ़ने के लिए, तेज पढ़ने के लिए, ठीक है। किस लिए होता है, तेज पठन के लिए होता है मौन पठन आपका, ठीक है। द्रुत गति से पठन के लिए या तेज गति से पठन के लिए आपका मौन पठन किया जाता है। और इसमें क्या फायदा होता है कि विषय वस्तु को आसानी से समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए संवाद अदायगी है, ठीक है। उच्चारण शुद्धता, तो देखिए फ्रेंड्स उच्चारण शुद्धता का भी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ने नाटक या एकांकी के पढ़ने पढ़ाने के दौरान उच्चारण शुद्धता भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। नाटक के शास्त्रीय तत्व, तो ये भी फ्रेंड्स उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संवाद अदायगी। अब संवाद अदायगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर कोई राजा की लाइन है तो उसको राजा के टोन में ही पढ़ा जाए, ठीक है। अभी आपके उच्चारण में कितनी भी शुद्धता हो, लेकिन राजा का लाइन आप एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं या कोई बालक एकदम धीरे धीरे पढ़ रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये लाइन ये राजा का मतलब बोलने का तरीका है, तो उसमें शुद्धता को लेकर के हम क्या ही कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, संवाद अदायगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त स्पेस सामग्री का विकास किया जाता है। मतलब फ्रेंड्स बच्चों में जो पठन है, जो पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है, जागृत करना होता है, तो उसके अतिरिक्त जो है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और किस सामग्री का विकास किया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है सरल सामग्री का विकास किया जा सकता है, दूसरा कह रहा है पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है, तीसरा कह रहा है जटिल सामग्री का विकास किया जा सकता है, चौथा कह रहा है मूल्य परक सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल्य परक सामग्री का भी विकास किया जा सकता है, ये भी उतना गलत नहीं है। सरल सामग्री का भी विकास किया जा सकता है, ये भी उतना गलत नहीं है। और पूरक सामग्री का भी विकास किया जा सकता है, ये भी बात गलत नहीं है। अब देखिए जटिल है तो जटिल सामग्री हमें कभी भी उपयोग में नहीं लानी होती, ये आपका पूरा गलत है, ठीक है। लेकिन अब तीनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि एक ही सही होगा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा सटीक होगा, ठीक। तो कह रहा है सरल, पूरक और मूल्य परक। तो क्या फ्रेंड, तीनों बातें अच्छी हैं, तीनों तरह के सामग्री को तीनों प्रकार के सामग्री का विकास किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा इसमें से होगा जो इन दोनों को अपने आप में समाहित करे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आवश्यक हो। तो देखिए फ्रेंड, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होगा, पूरक। अब पूरक क्यों सबसे ज्यादा आवश्यक होगा, पूरक सामग्री, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके अतिरिक्त हमें ऐसी ही सामग्री लेना है जो हमारे पाठ्य पुस्तक के जो भी सिलेबस है उसको पूरा कर सके, ठीक है, वो सामग्री पूरक हो, ठीक। अब पूरक होने के बाद अगर इसके बाद कोई गुण आता है तो दूसरे नंबर पर सरल होनी चाहिए और तीसरे नंबर पर मूल्य परक होनी चाहिए, ठीक है। मूल्य परक ना भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पूरक के बाद कोई इसमें विशेषता होनी चाहिए तो सरलता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पूरक ना हो और सरल हो और मूल्य परक हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारा सही हो जाता है पूरक, और पूरक के बाद अगर कुछ है तो फिर होता है सरलता, ठीक है, सरल सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक फिर इस पेश है उद्देश्य। मतलब फ्रेंड्स जो भी भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति है, मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भाषा की प्रवृत्ति है, जो भाषा का नेचर है वो नियमबद्ध है, ठीक है। तो इसको पहचानना और उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण करने का मतलब होता है कि उसको तोड़ करके अलग अलग पार्टों में कर पाना और उसको समझ पाना, ठीक है। तो उस प्रवृत्ति को, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना
उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। अब कैसा उद्देश्य है आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है महत्वपूर्ण उद्देश्य है, दूसरा कह रहा है निरर्थक उद्देश्य है, आपका तीसरा कह रहा है कमजोर उद्देश्य है और चौथा कह रहा है सर्वोपरि उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अच्छा होगा हमको वही चूज करना है। ठीक है, एक ऐसा उद्देश्य है, तो देखिए निरर्थक तो होगा नहीं, निरर्थक उद्देश्य तो होगा नहीं, क्योंकि भाषा की प्रवृत्ति को पहचानना तो अच्छी बात है और उसका विश्लेषण करना ये तो उससे भी अच्छी बात है। अगर कोई पहचान पाता है तो ये अच्छी बात है, और पहचान करके अगर विश्लेषण कर लेता है तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये निरर्थक तो हो नहीं सकता है। अब जब निरर्थक नहीं है तो कमजोर भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचता है दो विकल्प, सर्वोपरि और महत्वपूर्ण। अब हमें इनमें से चूज करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोपरि भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण उद्देश्य इसलिए होगा क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, महत्वपूर्ण और सर्वोपरि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सर्वोपरि का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ऊपर हो। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का सबसे ऊपर का उद्देश्य मतलब सबसे प्रधान उद्देश्य ये नहीं होता है कि भाषा की प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, बल्कि इसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है कि जो बालक है, ठीक है, जो बालक है वो क्या कर पाए, बालक भाषा प्रयोग को सीख पाए। ठीक है, क्या कर पाए, बालक जो है भाषा प्रयोग को सीख पाए। अगर आपसे कहीं प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाषा शिक्षण का सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक या सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, तो होगा कि बालक भाषा प्रयोग सीख पाए। ठीक है, और ये नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना कैसा उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पढ़ने का संबंध स्पेस से है, तीव्र गति से है, शुद्धता से है, अर्थ से है, अक्षर ज्ञान से है। ठीक है, मतलब पढ़ने का संबंध किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पहला विकल्प कह रहा है तीव्र गति, ठीक है, दूसरा कह रहा है शुद्धता, तीसरा कह रहा है अर्थ, चौथा कह रहा है अक्षर ज्ञान। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर शुद्धता वाला विकल्प लगेगा कि ये सही है। ठीक है, शुद्धता सही है कि पढ़ने का संबंध शुद्धता से है, क्योंकि शुद्ध रूप से अगर कोई चीज पढ़ी जाती है तो उसको लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा होता है। लेकिन देखिए, हमेशा जब संबंध देखना हो तो देखना चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मान लीजिए कोई लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, कोई लाइन लिखा हुआ है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, राम जाता है। ठीक है, एक मैं सेंटेंस लिख दिया, राम जाता है। अब इसको तीव्र गति से पढ़िए, राम जाता है। ठीक है, अब इसको शुद्धता से पढ़िए, राम जाता है, या फिर इसको अशुद्धता से ही पढ़ दीजिए, राम को रोम कह दीजिए, रोम जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड देखिए, तीव्र गति से पढ़िए या शुद्धता से पढ़िए या अक्षर ज्ञान हो, ठीक, लेकिन अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ने का कोई मतलब है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर मतलब पढ़ने के बाद किसी चीज का भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, तो उस पढ़ने का क्या ही फायदा होगा। तो पढ़ने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हम उसके अर्थ को समझ पाए। ठीक है, अगर अर्थ को नहीं समझ पाते हैं तो उस पढ़ने का क्या ही फायदा है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाते होंगे लेकिन उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते, तो ऐसा इंग्लिश पढ़ने का क्या ही फायदा है। तो पढ़ने का संबंध सबसे ज्यादा किससे होता है, अर्थ से होता है। ठीक है, अर्थ, यहाँ पर सी विकल्प से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पठन में, अर्थ ग्रहण। ठीक है, अर्थ ग्रहण बच्चा कर पाए, जो भी वाक्य लिखा है, जो भी शब्द लिखा है, उसका अर्थ समझ पाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भले ही इस वाक्य को वो तीव्र गति से पढ़े या धीमी गति से पढ़े, वो शुद्धता से पढ़े या अशुद्धता से पढ़े, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, अर्थ को समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आठवीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, मतलब फ्रेंड्स कोई अली है, कोई टीचर है जिनका नाम अली है, वो क्या करते हैं, जब भी कोई बच्चे गलत शब्द लिखते हैं तो उसके नीचे उसका ठीक रूप लिख देते हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी बच्चे ने अनार को अनार लिखा है, ठीक है, अब इसको अली क्या करेंगे, इसके नीचे क्या कर देंगे, इसके नीचे अनार को शुद्ध रूप में लिख देंगे, अनार लिख देंगे। ठीक है, अली यही काम कर रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य पूछा जा रहा है। ठीक है,
पहला विकल्प देखिए क्या कह रहा है, शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना। अच्छी बात है भाई, इसीलिए तो किया जा रहा है कि शब्दों की सही वर्तनी का जानकारी हो, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। दूसरा कह रहा है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, मतलब अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सही वर्तनी की ओर उनके ध्यान को आकर्षित करना, आकृष्ट करना। सी कह रहा है आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना या बनाना, बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। तो देखिए फ्रेंड, जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमें उसको चूज करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना, तो ये तो टीचर का कभी उद्देश्य ही नहीं होता है। बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कभी भी नहीं कराया जाता है, ठीक है। ठीक है, बच्चों की गलतियां जो होती हैं, आपसे गलती को लेकर के प्रश्न पूछता है, तो गलतियां क्या है, स्वाभाविक हैं। क्या है, गलतियां स्वाभाविक हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में गलती करना स्वाभाविक है, ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में गलती होना स्वाभाविक है। गलतियां जो हैं वो कह सकते हैं कि विंडो की तरह काम करती हैं, वो बता पाती हैं एक शिक्षक को कि बच्चा किस स्तर तक सीख पा रहा है या कहाँ सीखने में कठिनाई का सामना कर रहा है। तो गलतियां करना स्वाभाविक सी बात है, और गलतियों का अनुभव बच्चों को नहीं कराना होता। गलतियों का अनुभव बार बार कराएंगे तो इससे उनको समस्या होगी, ठीक है। आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आकलन नहीं कर रहे हैं टीचर, वो केवल ये बता रहे हैं कि ये शब्द ऐसे गलत लिखा गया, इसका सही रूप ये होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आकलन का काम नहीं चल रहा है। अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना। अब इसमें ए और बी में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों विकल्प सही लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सही विकल्प को हम कैसे समझेंगे, देखिए शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, ये बात तो सही है, ये तो अली कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी कैसे दे रहे हैं, ठीक है। इसके ये भी तो समझिए कैसे दे रहे हैं। तो शब्दों की सही वर्तनी का जानकारी किस तरह से दे रहे हैं, वो इस तरह से दे रहे हैं, बच्चों को अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करके शब्दों की सही वर्तनी का जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो लिख दे रहे हैं, तो लिखने के बाद क्या करें, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा सही वर्तनी की ओर उनका ध्यान जो है आकृष्ट हो रहा है और सही वर्तनी की उनको जानकारी हो रही है, ठीक है। तो ए विकल्प भी गलत नहीं है, लेकिन ए से ज्यादा मजबूत विकल्प हमारे पास है बी। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अवलोकन के द्वारा ही शब्द के वर्तनी की जानकारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब फ्रेंड, जो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों का शिक्षण होता है उसके संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है उनके अर्थ जानना, मतलब इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, जिससे वो उनका अर्थ जान पाए। बी कह रहा है उनका क्रम याद करना, इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे वो मुहावरों और लोकोक्तियों का क्रम जान पाए। सी कह रहा है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, मतलब जो भी उनके जीवन में संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों का वो प्रयोग कर पाए। डी कह रहा है उनकी परिभाषा याद करना। तो देखिए फ्रेंड्स, याद करना यहीं से समझ जाइए, याद करना से आपको क्या करना है, पीछे भागना है, ठीक है। याद के जगह पर क्या करना होता है, समझना होता है, ठीक है। कहीं भी याद करना शब्द आए तो उसको समझ लीजिए वो नकारात्मक है, याद करने का कहीं भी कोई शिक्षण में प्रावधान नहीं है, ठीक है। हर जगह समझाया जाता है, तो याद करना एक गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, अच्छी बात है। उनका क्रम याद करना, तो देखिए फ्रेंड्स क्रम याद करने से क्या भी फायदा होगा, और फिर पुनः यह याद करने की बात कह रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब दो विकल्प बचता है, उनके अर्थ जानना और संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ जानना तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अर्थ जानने के बाद इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ाए थे जिससे उसका प्रयोग जीवन में बच्चा कर पाए, संदर्भ के अनुसार बच्चा कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, अर्थ जानने के बाद उसका प्रयोग भी कर पाए, ठीक है। केवल अर्थ जानने तक ही ज्ञान सीमित नहीं होता है, अर्थ जानने के बाद संदर्भानुसार, संदर्भ का मतलब है कि जब भी उसके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उन मुहावरे और लोकोक्तियों का वो प्रयोग भी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, मतलब राधिका है कोई टीचर जो 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, ठीक है। नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं, राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। मतलब फ्रेंड्स, राधिका है कोई टीचर है जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ा रही हैं, और वो सबसे पहले क्या कर रही हैं, उदाहरण दे रही हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं जिसमें नाम संबंधी नाम आ रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए
यहाँ मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ, राम राम घर जाता है। ठीक है, मान लीजिए राम घर जाता है, ये उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण दी, ये वाक्य दी। ठीक है, ये उदाहरण दी। फिर संज्ञा के बारे में समझा रही हैं। अब क्या कह रही हैं वो, अब ये जो राम शब्द यहाँ पर आया है, इसको लेकर के उस संज्ञा के संप्रत्यय के बारे में, संज्ञा के बारे में समझा रही है, बता रही है कि ये राम शब्द यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले वो क्या कर रही हैं, उदाहरण दे रही हैं, फिर संज्ञा के बारे में पढ़ा रही हैं। ठीक है, मतलब पहले उदाहरण बता रही हैं, फिर नियम की ओर लेकर के जा रही हैं। तो आपसे विधि पूछा जा रहा है कि ये कौन सी विधि का अनुपालन कर रही है, कौन सी विधि यहाँ पर प्रयुक्त है। ए कह रहा है आगमन विधि, बी कह रहा है सूत्र विधि, सी कह रहा है भाषा संसर्ग विधि, डी कह रहा है निगमन विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो आप लोग काफी लोग समझ भी रहे होंगे, यह है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उदाहरण से नियम की ओर लेकर के जाते हैं। ठीक है, और इसी का ठीक अपोजिट होता है निगमन विधि। इसमें सबसे पहले क्या होता है, नियम। ठीक है, सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं, फिर उदाहरण की ओर लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, और आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही हो आपको, तो यहाँ पर देखिए निगमन में पहला जो वर्ण है उसमें देखिए न पर छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, तो निगमन में निगमन और छोटी ई से नियम, तो निगमन में नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, और जब आप निगमन को समझ लेंगे तो आपका आगमन अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण से सूत्र की ओर या उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि लेकर के जाती है, यह है आपकी आगमन विधि। ठीक है, और उसका ठीक अपोजिट क्या होता है, निगमन विधि। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। ठीक है, मतलब फ्रेंड जो भी कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ हैं, मतलब बहुभाषिक का मतलब जो कक्षा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और बहुसांस्कृतिक का मतलब जो भी अनेक संस्कृति के बच्चे कक्षा में उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा लाई गई जो संस्कृति कक्षा में होती है, उससे यहाँ पर तात्पर्य है। तो कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। भाषा नीति की जटिल समस्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर जब एनसीएफ वाला क्वेश्चन करा था तो वहां पर बताया था कि बहुभाषिकता क्या है, ये संसाधन के रूप में आती है और इसका हर टीचर को सम्मान करना होता है। और इसी तरह जो बातें बहुभाषिकता के लिए अप्लाई होती हैं, वो भाषा बहुसंस्कृति के भी लिए भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, मतलब बहुभाषिकता और बहुसांस्कृति, ये दोनों को हमें एक नजरों से ही देखना है, इन दोनों का सम्मान करना है। ठीक है, अब ए विकल्प कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है, तो ये बात आपका गलत है, अरुचि का कारण नहीं है। ठीक है, बल्कि इससे बच्चे क्या होता है, अलग अलग संस्कृति से बच्चों से मिलते हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों से मिलते हैं, तो उनके अंदर रुचि जागृत होती है। ठीक है, जब वो अलग अलग धर्मों के त्योहार के बारे में जानते हैं, अलग अलग लोगों के भाषा के बारे में जानते हैं, तो उनमें रुचि उत्पन्न होती है। ये अरुचि का कारण नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। अगर ये समस्या होती तो इसको एनसीएफ क्यों संसाधन मानता। ठीक है, ये समस्या नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, भाषा नीति की जटिल समस्या है। तो फ्रेंड, भाषा नीति की ये जटिल समस्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पर आपका सही है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। मतलब भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है, इसका आधार क्या है। एक क्वेश्चन आपका बार बार आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको फिर से उठा लिया हूं। तो इसका जो मुख्य अंतर होता है वो होता है भाषा परिवेश का। ठीक है, अब भाषा परिवेश का क्यों होता है, देखिए फ्रेंड, अर्जन क्या होता है, सीखना और अर्जन ये दोनों दो चीजें हैं। देखिए, जब नियम के द्वारा, ठीक है, जब नियम के द्वारा नियमबद्ध तरीके से भाषा को सीखा जाता है, तब वो सीखना कहलाती है। और जब बिना किसी नियम के, बिना किसी परिवेश के, बिना किसी उचित स्थान के भाषा को कहीं भी सीख लिया जाता है, तो भाषा का अर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें, और इसका मुख्य जो अंतर है वो क्या है, वो है भाषा का परिवेश। क्यों भाषा का परिवेश है, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि भाषा सीखने के लिए, ठीक है, भाषा सीखने के लिए कोई उचित स्थान होता है। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, या फिर कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया। ठीक है, ट्यूशन हो गया, कुछ भी, यहाँ पर बच्चा भाषा सीखता है। लेकिन अर्जन कहीं भी कर लेता है। ठीक है, कहीं भी अर्जन हो जाता है। तो इसलिए
स्थान को लेकर के, भाषा के परिवेश को लेकर के ये मुख्य अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप फिर से उस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, आपको अवश्य वो समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड, जो भी क्लास में सारे क्वेश्चंस कराए गए इनका आंसर के साथ आपको पीडीएफ सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको वहां से जाना है, सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से आपको इस क्लास का पीडीएफ ले लेना है और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक अगली क्लास।